अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कहा जा रहा है कि आज एक बड़ा तारीखी मौका है जब एक वजीर आजम GIT के सामने, जो कि उनके असासों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर तहकीकात कर रही है, सवालात के जवाबात तलाश कर रही है, वजीर आजम मियां नवाज शरीफ उसके सामने पेश हुए। इस पेशी के हवाले से दो आरा हैं। एक राय तो यह है कि वजीर आजम ने बड़ा अच्छा कदम उठाया, कानून की बालादस्ती है, लोगों को पता चलना चाहिए कि वजीर आजम के लिए और आम शख्स के लिए कानून जो है वो बराबर है। दूसरी राय यह है कि वजीर आजम के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था और बिल आखिर उन्हें जो है GIT के सामने पेश होना ही था और इसमें कोई गैर मामूली बात नहीं है। बहरहाल आज सारा दिन स्क्रीन पर ये इमेजेस चलते रहे, ये यकीनन एक बहुत बड़ी बात है और इसके जो सियासी असरात है वो बड़े दूररस होंगे, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि 2018 का जो इलेक्शन है वो इन्हीं इमेजेस पर, इन्हीं चीजों पर जो अभी हम TV स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन पर लड़ा जाना है। इस मुकदमे के और ये जो GIT की जो इन्वेस्टिगेशन है, इसके अब इसका एक सियासी पहलू है और इसका एक कानूनी पहलू है। इन्हीं दोनों पहलुओं पर बात करने के लिए आज प्रोग्राम में एक बड़ी खास शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। सीनियर कानूनदान है, सेनेटर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, जनाब एतजाज अहसन साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मैं सर चाहूंगा जरा पहले हम शुरू कर लें वजीर आजम की तकरीर से, उसके बाद फिर जो है वो पेशी और जो GIT से जुड़े मामलात पर आए। मैं सिर्फ आपको एक उनका जो आज तकरीर की उन्होंने, उसका एक हिस्सा सुनवाना चाहता हूं, जो कि उन्होंने कहा कि सबूतों के हवाले से, जो कि सारा इसका मकसद है, वजीर आजम को बुलाने का मकसद। जरा वो सुन लें, फिर आपका कॉमेंट लेते हैं। मेरे तमाम असासों और वसाइल की सारी दस्तावेजात पहले ही मुतल्लका इदारों बशमूल सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूद हैं। आज मैंने एक बार फिर ये सारी दस्तावेजात GIT को दे दी हैं। अच्छा एतजाज साहब, ये वजीर आजम ने जो बात की, अब ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कोई नई चीज नहीं वो लेकर आया। अगर होती तो वो शायद उनके जो लोग हैं, मीडिया जो हैंडल करते हैं, वो भी सामने ले आते, वो खुद भी इस हवाले से कोई बात कर लेते। आप किस तरह से देखते हैं? अभी उनकी जो उनका मौक़िफ़ है वो वही है जो पार्लियामेंट की तकरीर में था, जो उनका जो था वो कौन से जो उन्होंने खिताबात किए उसमें था। देखिए, इसमें बड़ी एक क्लियर बात रहमान आपको मैं बताऊं, जो वजीर आज़म ने ये बात की है ये झूठ बोला है और मैं इसको साबित कर सकता हूँ 1 मिनट में। ये जो उन्होंने फरमाया है, अच्छा, कि जो सुप्रीम कोर्ट में हमने दस्तावेजात दी थी वो हमने दे दी है, मैंने दे दी है, GIT में भी जमा करा दी है, जो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई थी, जो पहले फोरम में जमा कराई थी, फिर सुप्रीम कोर्ट का खास नाम लेके कहा है और कहा कि वो जमा कराई थी और वो अब मैंने जमा करा दी है GIT। तो आप ये कह रहे हैं ये झूठ है? मैं अक़लियती फैसलों की बात नहीं करता। अक़लियती फैसले खोसा साहब और गुलजार साहब, जस्टिस गुलजार और जस्टिस खोसा, उन्होंने तो साफ ही है, हर चीज़ कही है। जो अक्सरियती फैसला है उसमें से आपको एक मिसाल के तौर पे एजाजुल हसन साहब क्या फरमाते हैं, जो अक्सरियती फैसला आप फरमाते हैं, रिग्रेटिवली देयर हैज बीन कंप्लीट, अटर एंड टोटल फेलियर टू डू सो। क्या? इट वॉज रिपीटेडली promised that all record will be produced before the concerned fora in order to show that there is no wrongdoing and the acquisition of properties was through legitimate sources which were transparent and above board. फिर कहते हैं regrettably most questions remained unanswered as respondent number 1 मियां नवाज शरीफ है, respondent number 1 and his children. I am also constrained to hold that I am not satisfied with the explanation offered by respondent number 1, Mian Mohammad Nawaz Sharif, the Prime Minister of Pakistan, and his children regarding the mode
amount of sources of funds utilized for acquisition of the same. ये इजाजुल हसन साहब फरमा रहे हैं, फैसला ये फिर इजाजुल हसन साहब एक और जगह क्या फरमाते हैं, the entire story has been woven around 2 letters, ये कतरी के हो गए, 2 affidavits, the contents of which we have found to be dubious and hard to believe. फिर आप फरमाते हैं, surprisingly there is no documentation record of banking transactions or any verifiable money trail. इसी तरह शेख अजमत सईद साहब फरमाते हैं, there is another aspect of the matter that true facts in the respect of the title to and the source of funds of the acquisition of the properties in question has not been established through cogent, undisputed or reliable evidence. वहां तो एविडेंस दिया ही नहीं इन्होंने कोई. अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं ये यहाँ पर अगर वजीर आजम जो आज उन्होंने बात की, ये गलत बयानी की है उन्होंने, मतलब है इसकी कोई और, जब वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो मैंने डॉक्यूमेंट्स दिए वो मैंने यहाँ भी दे दिए. सुप्रीम कोर्ट कहती है हमें तो डॉक्यूमेंट्स ही नहीं दिए कुछ. सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हमें तो डॉक्यूमेंट्स दिए ही कोई नहीं, और आप कह रहे हैं कि जो मैंने सुप्रीम कोर्ट को दिए थे वो JIT को दे दिए. और तो आपको भी लगता है कोई नई बात, कोई नई चीज जो है वो उन्होंने आज नहीं दी होगी नहीं, अपने, कुछ नहीं, अपने और ट्रेल को सब्सटेंशिएट करने के लिए जो दी होगी, अगर यूं लेना, मियां साहब कहते हैं फाइलें तो बड़ी उठा के जो गए थे सुप्रीम कोर्ट में दिए वो मैंने JIT में दिए. सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, और आपको याद होगा कि इनके वकील ने कहा था कि कोई दस्तावेज नहीं है हमारे पास, कोई सबूत नहीं है. ये इनके वकील ने कहा था कि वो जो तकरीर इन्होंने की थी कि मेरे पास सारे सबूत हैं जराए के और किस तरह हमने ये खरीदी, उसके सारे सबूत जनाब स्पीकर साहब, ये है वो हकायक और ये है वो दस्तावेजात. वो इनके वकील ने तो उसमें कह दिया था कि हमारे पास कोई, वो सियासी तकरीर थी, हमारे पास कोई, मगर आज भी तो उन्होंने कहा पाई का हिसाब जो है वो मौजूद, कौन से मौजूद भी अच्छा, है. ये तो आपको लग रहा है यहाँ पर देखे ना, हाँ. ये इनका ड्रामा ये है कि ये कोई बात इन्होंने नहीं शायद की हो JIT में, बाहर निकल के पहले से तैयार स्क्रिप्ट पढ़ दिया. ये वो गोबल्स ने कहा था कि झूठ इतना बोलो इतना बोलो इतना बोलो इतना बोलो कि वो सच साबित होना शुरू हो जाए. आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह है? वो फिलबदी आकर भी बात कर सकते थे, लोगों से बता सकते थे कि आज अच्छा JIT के हवाले से, JIT में जो उनसे कोई सवाल हुआ या जो कोई बात हुई वो मुकम्मल तौर पर उसका उन्होंने जिक्र ही नहीं किया अपनी स्टेटमेंट में. वो तो चलो उसका तो जवाब हो सकता है कि JIT की इन कैमरा है तो इन कैमरा नहीं. हुसैन नवाज तो आगे करते रहे, जैसा वो कहते जी कि मेरे से उन्होंने ये पूछा, हमने सारे सबूत दे दिए, बाकी जो उधर तो मीडिया टॉक चल रही है वो तो पर चले इनको वो मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ. पर जो मुझे चीज जो खटकती है कि इतना दीदा दलेरी के साथ प्राइम मिनिस्टर JIT से निकल के कहते हैं कि जो सबूत मैंने दिए थे सुप्रीम कोर्ट को वो इधर दे दिए, और सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है अक्सरियती फैसले में, अकलियती ने भी ये कहा है कि कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया. मैंने अकलियती के फैसले के इक्तबासात नहीं पढ़े. अक्सरियती जो इनके हक में, बज़ाहिर हक में, जिसपे इन्होंने लड्डू बांटे थे, उस फैसले में भी ये कहा गया है कि कोई दस्तावेजात रिग्रेटेबली हमें कोई, इन्होंने प्रॉमिस किया, बार बार कहा कि दस्तावेजात और सबूत देंगे, लेकिन कोई सबूत नहीं दिया. अच्छा, मगर एतज़ा साहब अब एक और चीज आपने कहा कि PMLN जिस तरह से सारे मामले को देख रही है वो बड़ा मुख्तलिफ है. आज वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर के जब वो इख्तिताम कर रहे थे तो उन्होंने कुछ बड़े, उसको मख्फी कह लें या जो है वो दबे कुछ पैगामात दिए लोगों को. मैं जरा चाहता हूँ जरा वो सुन लें, फिर जरा उस पर भी बात करते हैं. ये जो कुछ हो रहा है ये करप्शन का कोई इल्जाम नहीं है मेरे पर, ये कोई खुर्द बुर्द का कोई इल्जाम नहीं है, उससे कोई ताल्लुक नहीं है, सरकारी खजाने से कोई ताल्लुक नहीं है.
ये हमारे खानदान के निजी और जाती कारोबार और उसके मामलात को ही उलझाया और उछाला जा रहा है। अवाम के फैसलों को रौंद कर मखसूस एजेंडे चलाने वाली फैक्ट्रियां अगर बंद ना हुई तो आइन और जमहूरियत ही नहीं, मुल्क की सलामती भी खुदा न खास्ता खतरे में पड़ जाएगी। वो जमाने गए जब सब कुछ पर्दों के पीछे छुपा रहता था। अब कठपुतलियों के खेल नहीं खेले जा सकते। एतजाज़ साहब, ये मुखातिब कौन था यहाँ पर? यार मुखातिब तो अपोजिशन है अच्छा, बेसिकली, और ये कठपुतलियों के खेल खेलने पे इनका मुखातिब हो सकता है एजेंसियां हों, जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, पर इंटेलिजेंस एजेंसियां इनके खिलाफ किस तरह खेल खेलेंगी? कोई आईएसआई तो नहीं खेलेगी इनके खिलाफ। तो फिर ये पीएमएलएन साजिश क्यों देख रही है? ये तो देखें, एक फिक्रा नहीं उन्होंने बोला, एक तो तकरीर सारी लिखी हुई थी, ये पैगाम देना मकसूद था, ये पैगाम देना था उन्होंने, और वो उन्होंने आकर जो है वो दिया, और 3-4 लाइनें उस पर उन्होंने बोली। उन्होंने कहा कि पर्दों के पीछे जो होता था वो अब नहीं होगा, कठपुतलियों वाला काम नहीं चलेगा, वक्त का पहिया उल्टा नहीं घूम सकता। नहीं, ये तो उन्होंने पहले से तैयार की हुई तकरीर, जेआईटी के अंदर जाके जो कुछ भी हुआ उससे मुतालिक इनको। अच्छा, ये इस वजह से मैं आपको एक आध और बात अर्ज करूं, जिसपे मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि जेआईटी की कार्रवाई पब्लिक में ओपन होनी चाहिए, कैमरों के सामने होनी चाहिए। अगर बयान हिलरी क्लिंटन का वजीर खारजा और कैंडिडेट फॉर प्रेसिडेंट, उसका बयान 4-5 दिन खुले पब्लिक के कैमरों के सामने हो सकता है, जेम्स कोमी का हो सकता है, बिल क्लिंटन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका का हो सकता है, तो ये क्यों नहीं हो सकता? सही। ये अगर ओपन हो रहा होता ना तो 5-6 घंटे, जो एक दिन, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, फिर चौथे दिन हुसैन नवाज को बुलाया है जेआईटी ने, वो लोगों को पता लगता है जेआईटी क्या पूछ रही है। मगर सर वो तो अभी भी बहुत कुछ हो रहा है, अभी भी वो हुसैन नवाज का वर्जन और है जो कुछ अंदर हुआ, जेआईटी का वर्जन जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक और चीज जिस पर मैं आपकी राय चाहता हूँ। नहीं, पर मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आप ये कह रहे हैं कि ओपन होता तो फिर ये बहस ही ना होती, ये बहस ही ना होती। और मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि जेआईटी का ग्रेड 20 का अफसर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के बेटे से बदतमीजी करेगा, ये मुमकिन ही नहीं है। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि ये क्या एहतसाब करेगी जेआईटी। ये जेआईटी तो लगता है कि फिक्स मैच कर रही है। 3 घंटे नवाज शरीफ को क्या पूछा होगा उन्होंने? नवाज शरीफ को क्या पूछा होगा 3 घंटे, जो 3 घंटे अंदर आए? अच्छा, उसको रोजे हैं तो चाय शाय तो नहीं पिला सकते होंगे, वरना चाय शाय पिलाई होती। तो सर फिर क्या गपशप हुई होगी 3 घंटे? 3 घंटे गपशप हुई है, 6 घंटे उसके साथ गपशप हुई है हुसैन नवाज के साथ, फिर दूसरे दिन 5 घंटे हुई है, फिर बल्कि गपशप क्या हुई है, उनको बिठाए रखा है अंदर, वो खुद मर्जी से बैठे हैं कि हम बैठेंगे अंदर और बाहर जाके इंप्रेशन देंगे कि जी जेआईटी ने तो हमारा बड़ा सख्त एहतसाब हो रहा है। एहतसाब सख्त हो रहा है। मगर सर एक लाइन आज हमने प्राइम मिनिस्टर से सुनी, वो ये थी कि, और ये शायद पहले उन्होंने इतना क्लियरली ये चीज नहीं कही थी, मगर आज उन्होंने कहा कि ये हमारे खानदान के निजी और कारोबारी मामलात हैं, ये करप्शन का केस नहीं है, इसका सरकारी खजाने से कोई ताल्लुक नहीं है, और इन निजी मामलात को उलझाया और उछाला जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर के अगर जायदाद प्राइम मिनिस्टर की इतनी ज़्यादा हो कि उसके वसाइल से और आमदन से कोई मुताबिकत ना रखती हो, तो ये निजी मामला नहीं है। वरना हर एसपी कहेगा जिसके बेटे के 3 घर
डिफेंस में पकड़े जाएं और नैब उस तक पहुंचे तो वो कहेगा ये निजी मामला है, ये तो हमारा खानदानी कारोबार है। सही। फिर हर डिप्टी सेक्रेटरी जिसके बेटे की जायदाद बहुत ज्यादा कसीर किस्म की जायदाद जाहिर हो जाए, वो कहेगा भाई साहब नैब वालों आप कहाँ आ रहे हो, ये तो हमारा निजी कारोबार है। निजी कारोबार वजीर आजम का नहीं होता। अच्छा, उसने एक्सप्लेन करना होता है। और ये जो कहते हैं कि साजिश हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पैनामा से तो बाहर से आया है। पैनामा में तो कोई 630 दुनिया के 630 लोग इन्वॉल्व हुए हैं। वो कोई पीपल्स पार्टी ने साजिश नहीं की, पीटीआई ने साजिश नहीं की, वो जमात इस्लामी ने साजिश नहीं की। इनके निजी कारोबार ये करें, पर उसका हिसाब तो दे। हिसाब देना वजीर आजम के लिए लाजिम है। अच्छा, ठीक है। मुझे सर एक ब्रेक लेनी, मगर मैं ब्रेक के बाद चाहूंगा इस पेशी के हवाले से जो आज जिस तरह से वो गए हैं, इसके कुछ और सियासी और कानूनी पहलू हैं, उन पर एतजाज अहसन साहब से हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। इस ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। वजीर आजम आज JIT के सामने पेश हुए। बैरिस्टर एतजाज अहसन हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं और आज जो उन्होंने बाहर निकलकर मीडिया के साथ बात की, उनकी जो पेशी है, इसी के जो कानूनी और सियासी पहलू उन पर बात हो रही है। एतजाज अहसन साहब, मैं सुबह आपका एक बयान देख रहा था, आपने कहा ये जो वजीर आजम दस्तावेजात साथ लेकर आए थे, जो हमने विजुअल्स में भी देखा, फाइलें उठाई हुई थी 7 लोगों ने, ये तरमीम शुदा थी या फैब्रिकेटेड थी? इससे क्या मतलब? देखो रहमान, बड़ी सीधी सी बात है और ये कानूनी बात है। ये को मैं नहीं कहता हूं, कानून कहता है। कानून ये कहता है कि अगर कोई दस्तावेजात पेश की जाए अदालत में और वो ऐसी दस्तावेजात हों जो पहले मौके पर पेश नहीं की गई, तो ये तस्वर किया जाएगा ये फैब्रिकेटेड है। अच्छा, ये आर्टिकल 129 ऑफ द कानून शहादत ऑर्डिनेंस की क्लॉज G है। अच्छा, मगर क्या कोई सबूत बाद में नहीं आ सकता? कोई नहीं, हाँ, को वो अगर ये साबित कर सकें कि मेरे पास पहले मौजूद नहीं था ये सबूत और इस अंदाज से ये सबूत मुझे मिला है जो पहले मौजूद नहीं था, पर वो तो ये नहीं कह रहे। वो तो ये कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में पेश की थी वो हमने यहाँ भी वही थे, वो यहाँ पर भी वही चीज। ये कल मैंने इंटरव्यू दिया था और कल मैंने कहा था कि नवाज शरीफ ने कोई दस्तावेज पेश नहीं की सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा। अगर अब नवाज शरीफ ने कोई दस्तावेज पेश की JIT में तो तसव्वुर किया जाएगा कि वो फैब्रिकेटेड है। अच्छा, ये आपका। मगर एक और बहस और इस पे मैं समझता हूं कि जो JIT इल्जाम लगा रही है कि फैब्रिकेशन हो रही है, टेम्परिंग, जो रिकॉर्ड टेम्परिंग और फैब्रिकेशन एक ही चीज है। फैब्रिकेशन और टेम्परिंग एक ही चीज है। जो फैब्रिकेशन हो रही है, जो टेम्परिंग हो रही है, उसकी तस्दीक होती है। मगर एतजाज साहब, आपको नहीं लगता ये जो सारा मामला है, वजीर आजम जो है वो एक और डिबेट जो छिड़ी हुई है, क्या वजीर आजम इस केस में बतौर गवाह पेश हुए हैं या बतौर मुल्जिम पेश हुए हैं? ये क्योंकि PMLN वाले वो कहते हैं जी वो गवाही के लिए गए हुए हैं, बतौर मुल्जिम जो है वो इस JIT के सामने नहीं गए। ये एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन है जिसको कहना चाहिए, अंग्रेजी में कहते हैं सुआई जेनेरिस। अच्छा, जो अपनी ही नौयत की मुनफरिद इन्वेस्टिगेशन है, जो ना CRPC ज़ाब्ता फौजदारी के तहत आती है, ना ज़ाब्ता दीवानी के तहत आती है, ना किसी कानून के तहत आती है, ना इंक्वायरीज
एक्ट के तहत आती है जो अभी रिसेंटली पास हुआ है। ये सुप्रीम कोर्ट ने JIT बनाई है। इस JIT के जो अनासिर हैं वो मुनफरिद हैं। उसमें ये ठीक है, कोई कहे कि मुल्जिम के तौर पे है तो मुल्जिम है, अच्छा। कोई कहे तो गवाह के तौर पे है तो गवाह है। ये रेलेवेंट नहीं है कि वो मुल्जिम के तौर पे गए, कि वो गवाह के तौर पे गए। अगर PMLN कहना चाहती है गवाह के तौर पे गए तो कह ले, अगर PTI कहना चाहती है मुल्जिम के तौर पे गए तो कह ले। ये इसमें वो जो इंक्वायरी CRPC के तहत होती है उसमें ये इनका स्टेटस और हैसियत और हैयत बयान की जाती है। अच्छा, ठीक। तो आप ये कह रहे हैं ये रेलेवेंट नहीं है। देखो मगर क्या मियां साहब के पास कोई ऑप्शन और था? क्योंकि आज सुबह जब मुस्लिम लीग नून के लोगों से बात हो रही तो उन्होंने कहा जी ब्लू बुक के तहत वजीर आजम जो है वो JIT को बुला सकते थे अपने पास, और इस चीज को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए कि वजीर आजम खुद गए हैं। आप अप्रिशिएट करते हैं इस चीज को कि उन्होंने अपने प्रोटोकॉल का फायदा नहीं उठाया बल्कि वो चले गए और जाकर जो है वो खुद अच्छा किया। और मैं तो पहले के कह रहा था कि वो ये करेगा। मैं तो कह रहा था कि मैं अभी भी कहता हूँ हमारे कान पक गए हैं 3 महीने ये सुन के। ये GG ब्रिगेड जो गालम गलोच ब्रिगेड है मुस्लिम लीग नवाज का, उनके इस बयान से कान पक गए हैं ये सुन के कि वजीर आजम ने 3 पुश्तों का हिसाब पेश कर दिया। जब सुप्रीम कोर्ट में गए, जब कौमी असम्बली में तकरीर की और कहा कि ये है वो वसाइल, तो उस दिन से शुरू हुए हैं ये कि वजीर आजम ने 3 पुश्तों का हिसाब पेश कर दिया। जो पुश्त जिंदा नहीं है उसका भी हिसाब पेश कर दिया। कान पक गए, एक डॉक्यूमेंट नहीं पेश किया। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। ये कह रही है एक मौजू डॉक्यूमेंट, एक दस्तावेज पेश नहीं की, 3 पुश्तों का हिसाब पेश कर दिया। अब हमारे कान पक जाएंगे ये सुन करके वजीर आजम अदले जहांगीरी चल के JIT के सामने पेश हो गए। मगर पॉलिटिकली तो उनके लिए पॉइंट स्कोरिंग तो था आज का दिन। नहीं, पॉइंट स्कोरिंग ही तो करेंगे, पॉइंट स्कोरिंग के लिए ही तो किया है, वरना ये तो ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का। JIT को नॉर्मली अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस वजीर आजम तलब कर सकता है, लेकिन ये वो JIT नहीं है। ये JIT है जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, जो सुप्रीम कोर्ट के तफवीज करदा इख्तियारात इस्तेमाल कर रही है, जो वजीर आजम को तलब कर सके। मगर आप अप्रिशिएट कर रहे हैं उनके जाने को, उनके अच्छा किया। अगर वो चला मुशर्रफ के साथ भी मुवाजना किया जा रहा है। वो कहते मुशर्रफ तो गया ही नहीं था, वो तो हॉस्पिटल चले गए थे, मगर एक मुंतखब वजीर आजम है जो कि गया, और ये बड़ी गैर मामूली बात है कि वजीर आजम है वो पेश हो गया। अप्रिशिएट करें यूसुफ रजा गिलानी को, पहले अप्रिशिएट करें शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को, अप्रिशिएट करें बेनजीर भुट्टो को, जो 2 बच्चों को आलती पालती मारे लांडी जेल के बाहर सदर दरवाजे के बाहर खड़ी होती थी शहीद बीबी। 1 घंटा धूप, बैठने की जगह नहीं। अंदर मैं गया तो मैंने खुद देखा, ये मेरी आंखों ने देखा है कि दोनों बच्चों को लेके एक ईंटों के ढेर पे बैठी हुई, गर्मी में ड्योडी जेल की वो होती है जिसमें जो सदर दरवाजा होता है, वो 2 दरवाजे होते हैं, उसके अंदर ड्योडी होती है और दफातर होते हैं। उसमें सिंध में उसको मारी कहते हैं। वो ड्योडी में बैठी, ईंटों के ढेर पे बैठी साबिक वजीर आजम, उस वक्त तो वजीर आजम नहीं थी, ये नवाज शरीफ वजीर आजम था। उनको भी अप्रिशिएट करें। इसको क्या अप्रिशिएट करना, एयर कंडीशन गाड़ी में गया है, वो सारे कैमरे सारे वो, और बाहर आके एक वो क्या है। क्या आप समझते हैं कि उनके सियासी करियर का आप इसे हाई पॉइंट कहेंगे या लो पॉइंट कहेंगे? मैं तो इसको रेलेवेंट समझता ही नहीं। अच्छा, आप इसका उसका जाना क्या बड़ी बात है, जाना वजीर आजम का।
वहां जाके जीआईटी में वो सारे, और एहतरामन जरूर उनको चाहिए था और चाहिए किया होगा, खड़े हो गए होंगे, जब तक बैठे नहीं होंगे। जीआईटी कोई अदालत तो नहीं है कि अदालत बैठी हुई है और वजीर आजम कटहरे में जाकर कटहरे में खड़ा है यूसुफ रजा गिलानी, जिस पे कोई करप्शन का चार्ज नहीं था, जिसके लिए उसको बुलाया गया था। उसको चार्ज था कि तुम अपने सदर को क्यों नहीं सरनगू करते एक गैर मुल्की मैजिस्ट्रेट के सामने, ये चार्ज था उस पे। वो कहता था आर्टिकल 248 मुझे इजाजत नहीं देता। आपको कोई चीज गैर मामूली नजर नहीं आ रही? ये तो अदालत खड़ी हो गई होगी जीआईटी। अच्छा, वो अदालतें हमने देखी है वज़ीर आज़म को पेश होते हुए, जो अदालत बैठी हुई है और वज़ीर आज़म आके वहाँ खड़ा हो गया। वो आपको लग रहा है वो ज्यादा सीरियस वो बात थी ना, ये तो खिलौना है। राइट, साहब एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं, हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। आज वजीर आजम की जो पेशी हुई, इसके सियासी मामलात किस तरह से जुड़े हैं, कानूनी मामलात किस तरह से जुड़े हैं इस पेशी के साथ, बैरिस्टर एतजाज अहसन आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है, उनसे बात हो रही है। मैं एतजाज अहसन साहब, ब्रेक पर जाने से पहले क्योंकि पीएमएलएन की बात हुई, अब यहाँ पर एक और एक खबर आ रही है, बल्कि जीआईटी के मेंबरान जो है वो कतर रवाना हो सकते हैं, कुछ राब्ता शाब्ता किया गया है। क्या आपको लगता है कि जो कतरी खत, आपका भी बड़ा फोकस था कि अगर उस सारी चीज को निकाल दें तो बाकी कुछ नहीं बचेगा, क्या जीआईटी जो है वो वहां पर जाकर कोई मीनिंगफुल जो है वो उस कतरी खत के हवाले से कोई डॉक्यूमेंट कह लें या कोई जो है वो सबूत कह लें, उसकी वेरिफिकेशन के लिए जो है वो ला सकती है? रहमान, ये भी एक मिथ है, मफरूजा है कतरी खत। और मैं ये पहले दिन से कह रहा हूं और बार बार कह रहा हूं, कतरी खत अगर कतरी खुद यहाँ आके सुप्रीम कोर्ट में पेश हो जाए, जीआईटी के सामने पेश हो जाए, उस खत की कोई वैल्यू है ही नहीं, किसी भी सूरत में नहीं है, चाहे वहां जाकर जो है वो इसकी वेरिफिकेशन हो। वो जो खत शुरू होता है आई एम इन्फॉर्म्ड, मुझे ये इतला मिली है, वो तो गवाह ही नहीं है, उसको तो किसी ने इतला दी है, थर्ड पर्सन ने, तो वो आगे आपको बता रहा है। एविडेंस डायरेक्ट होती है। अच्छा, वो तो हियर से है, सुनी सुनाई बात है। इसमें बड़ा एविडेंस एक्ट यानी कानून शहादत ऑर्डर और उससे पहले का एविडेंस एक्ट बड़ा स्ट्रिक्ट है। हियर से एविडेंस इज इनएडमिसिबल, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है, गुंजाइश ही कोई नहीं, पहली बात। दूसरी बात, कतरी अगर पेश होता है और कहता है कारोबार हुआ किया, और कारोबार की 25 साल कारोबार, 1980 से लेकर 2004 तक के कारोबार की कोई दस्तावेज नहीं देता, कोई बैंक अकाउंट नहीं देता, कोई पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन हुई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नहीं देता, कोई कंपनी की इनकॉर्पोरेशन का डॉक्यूमेंट नहीं देता, कोई बही खाता, औरंगजेब के जमाने का बही खाता कि इधर वसूली और इधर अदायगी, इस पेज पे वसूली, इस पेज पे अदायगी, वो नहीं देता। गवाही भी नहीं काबिल कबूल होगी, उसकी कुछ भी नहीं है, वो जीरो है, उसके पीछे जाना तो अच्छा, मकसद ही कोई नहीं। मेरे पास अब टाइम कम है, मगर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो जीआईटी के एतराजात के हवाले से, बहैसियत कानूनदान आप क्या समझते हैं, जो जीआईटी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है या फिर ये सीरियस एलिगेशन है? क्योंकि मैंने भी थोड़ा कानून पढ़ा है सर, उधर बाहर तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस जो है ये बड़ा सीरियस मामला होता है, तो यहाँ पर जो जीआईटी ने लिख के दिया है सुप्रीम कोर्ट को, क्या ये जीआईटी की रिजर्वेशन इन्हें समझा जाए या फिर ये सीरियस एलिगेशन है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस का? ये तो बड़ा सीरियस एलिगेशन है, और आज साबित कर दिया इसको वजीर आजम ने। आज ये कह के कि मैंने
मतलब दस्तावेजात जाके पेश किए हैं जीआईटी में, और कहा है कि वो दस्तावेजात पेश किए हैं जो सुप्रीम कोर्ट में पेश की थी, और सुप्रीम कोर्ट में दस्तावेजात पेश ही नहीं की। ये तो परजरी भी है, झूठ बोलना भी है, सीरियस ऑफेंस है भाई। तो और ये फैब्रिकेशन साबित करता है, जो पहले मैंने बात की, ये तो साबित करता है कि डॉक्यूमेंट फैब्रिकेट किए हैं। एफबीआर के पास ये डॉक्यूमेंट्स जो थे नवाज शरीफ के पास, ये उस वक्त कहाँ थे जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने तलब किए थे और मांगे थे? अच्छा, उस वक्त कहाँ थे? मगर आपको लगता है ये काम पूरा कर लेंगे जीआईटी जिस तरह से चल रही है 60 दिन में, या फिर ये हो सकता है कि और टाइम? यार ये भी मैं तंग आ गया हूँ क्या कह के। ये 4 दिन का केस था और 5वें दिन फैसला आना चाहिए था। ओपन एंड शट केस आपके मुझे अल्फाज नहीं, ओपन एंड शट नहीं। हाँ, ये नहीं कि ये वजीर आजम के खिलाफ ही आना था। वजीर आजम को मौका मिलना था डॉक्यूमेंट्स पेश करने का। आपका जो घर है और मकान है जो आपके नाम है अगर, तो उसकी दस्तावेजात आपके पास होंगी ना। बिल्कुल ऐसे। वो आपने घर में रखें, दराज में रखें, अलमारी में रखें, दफ्तर में रखें, वो आप लॉकर में रखें, वो आप लंदन में रखें, वो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में रखें, आपकी दस्तरस में होंगे ना। तो ये जो कह रहे हैं कि हमारे खानदान के असासे, तो ये तो एक दिन इनको नोटिस जाना चाहिए था कि अपने असासे लेके और उनकी मनी ट्रेल। अच्छा, मनी ट्रेल का भी इसमें लिखा हुआ है ये मेजॉरिटी जजमेंट में कि इन्होंने कोई नहीं दी। अब मनी ट्रेल तो कह रहे हैं इतना लंबा काम नहीं था। ये तो सुप्रीम कोर्ट में भी 4 दिन का केस था और 5वें दिन फैसला आना चाहिए था। ये मैं खबर नहीं कितनी दफा कह चुका हूं कि कतरी खत 0 है। हाँ। उसकी कोई हैसियत नहीं है चाहे कतरी पेश हो जाए। मगर अब इस माहौल में क्या, आखिरी सवाल, क्या इस माहौल में ये जेआईटी काम कर सकती है जो अभी जिस तरह से मसल फ्लेक्सिंग हो रही है, जारहाना रवैया अपनाया हुआ है, दरखास्तें इधर से जा रही हैं, उधर से जवाब आ रहे हैं, डू यू थिंक ये काम अपना कर पाएंगे? जेआईटी के लिए बड़ा मुश्किल पैदा किया है इन्होंने। बाहर वज़रा पहुंचे हुए हैं और वर्कर्स, और जिस तरह की ये गुफ्तगू कर रहे हैं, जिस तरह की ये धमकियां दे रहे हैं, और ये मैं तो फिर पहले दिन से ये कहता हूं कि ग्रेड 18, 19, 20 के अफसर ने वजीर आजम की किस तरह करनी है, किस का इस एहतसाब कैसे करना है। सही। मगर आज की पेशी का आप उन्हें फिर भी क्रेडिट दे रहे हैं? मैं क्रेडिट नहीं दे रहा हूं। अच्छा? तो तलबीदा जो जाए, जो अगर वो असर हो सकता है अपने सपोर्टर्स और लोगों को और लेकर आते, अगर मगर आज उन्होंने वो भी नहीं किया। ये उनके लिए मुमकिन नहीं था। आज पॉसिबिलिटी जाहिर की जा रही थी कि वो पावर शो जो है वो वहां पर कर सकते हैं। वो आज मुमकिन नहीं था, आज मुमकिन नहीं था। ये पहली पेशी पे जाके ये अगर आगे चला थोड़ा सा, 2-4 पेशियों पे बुलाओ, नवाज शरीफ को ना हमला कराए सुप्रीम कोर्ट में, तो मेरा नाम बदल देना। अगर 2-4 पेशियों पे उसको बुलाओ और खड़ा रखो और उसके पे चार्ज शीट करो उसको, उस पे ये तो रोजे थे तो चाय वाली नहीं, वरना चाय वाली मीटिंग थी। ठीक है, एतजाज हसन साहब बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर एतजाज हसन की गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेजबान ऐमान से को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।